वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट श्रीराज शाह, जो कि अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। Hello everyone, I am Advocate Sriraj D. Shah and I practice in various courts including High Court of Gujarat and other tribunals and quasi-judicial tribunals. So today we are going to deal with chapter number 21A of Criminal Procedure Code, that is plea bargaining. And firstly I'll start with the simple introduction of plea bargaining and then we'll elaborate on the topic. तो प्ली बार्गेनिंग का बेसिकली मतलब ये है कि जो अभियुक्त होता है, दैट इज एन एक्यूज इज बेसिकली प्लीडिंग बिफोर द कोर्ट कि इफ आई एम कि अगर वो अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लेता है तो उस केस में जो कोर्ट है उसकी सजा जो है वो थोड़ी कम कर देती है, या तो फिर उसमें जो सजा की जो मैग्निट्यूड है वो कम कर देती है। तो दैट इज द प्ली बार्गेनिंग। अब प्ली बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ओरिजिनली अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग ने लिया है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्ली बार्गेनिंग को वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि दिस इज लेसनिंग ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज जो भी पनिशमेंट होती है जो कोई भी ट्रायल में या कोई भी ऑफेंस में, उसको अगर कम कर देते हैं मीडिएशन से, कंसिलिएशन से या कुछ सेटलमेंट से, तो उसको भी वो लोग प्ली बार्गेनिंग, हम लोग प्ली बार्गेनिंग बोलते हैं, बट देयर दे कॉल इट एज अ लेसनिंग ऑफ सेंटेंसेस। सो द बेसिक emergence of plea bargaining is from the American Constitution. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, प्ली बार्गेनिंग के लिए कौन अप्लाई करता है, यानी कौन अप्लाई करने के लिए एंटाइटल है प्ली बार्गेनिंग में? See, प्ली बार्गेनिंग बेसिकली अक्यूज्ड प्ली बार्गेनिंग के लिए अप्लाई करता है और एप्लीकेशन करने के लिए उसका पूरा एक फॉर्मेट रहता है। और जो है सारे ऑफेंसेस में प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होता है। द ऑफेंसेस विच आर अंडर 7 years उसके लिए ही प्ली बार्गेनिंग अप्लाई होता है। और जो जैसे आप सीआरपीसी में देखोगे, सीआरपीसी 1973 में, उसमें जो कोर्ट होती है वो उसका भी है कि कोर्ट भी उसको वो नहीं कर सकती है, कोर्ट भी उसको प्रेशराइज नहीं कर सकती है फॉर द पर्पज ऑफ प्ली बार्गेनिंग, बिकॉज वो चीज अगर कोर्ट करेगी तो इट विल बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो और उसके सीरीज पे भी काफी सारे जजमेंट्स है हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के कि भाई यू कैन नॉट प्रेशराइज एन एक्यूज फॉर प्ली बार्गेनिंग। और प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट है प्लीडिंग गिल्टी, दैट इज टू डिफरेंट थिंग। तो काफी लोग एक ही मान लेते हैं वो चीज को, बट वो दो चीज अलग अलग होती है, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग में जो है वो एक्यूज उसके बिहाफ पे बोलता है कि भी आई एम रेडी टू कन्फेस द ऑफेंस जस्ट बिकॉज कि उसको पनिशमेंट कम दी जाए। बट प्लीडिंग गिल्टी वो एक दूसरी चीज है, बिकॉज अगर वो प्लीड गिल्टी करता है देन इट जो भी ऑफेंस है उसकी जो सीवियरिटी है वो कम नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 7 years और उसके नीचे के ऑफेंस में ही होता है ये चीजें। तो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ प्ली बार्गेनिंग। अभी दूसरी चीज मैं आपको हमारे व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे रेप केसेस हो गए, फिर किडनैपिंग के केसेस हो गए, फिर सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गए, जिसको बोलते हैं कि जीएसटी अरेना में भी बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहे हैं, जहाँ पे टैक्स चोरी हो रही है या इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी हो रही है। तो वो सारे ऑफेंस में प्ली बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है, because that is affecting the socio-economic condition of our country. जो लेडीज के ऊपर ऑफेंस होते हैं, सेक्सुअल हेरेसमेंट के होते हैं, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, तो ये सारी चीज में प्ली बार्गेनिंग इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अल्टीमेटली अफेक्टिंग अवर सोसाइटी। पर जैसे कोई दूसरे केसेस हो गए, हाँ, पर जैसे कोई दूसरे केसेस हो गए, जैसे मान लो ऑफेंस कोई 174 में है, 175 में मैजिस्ट्रेट ने समन्स निकाला है, या तो फिर आप कस्टम्स एक्ट पकड़ लो, उसका सेक्शन 108 ले लो। तो वो सारे जो छोटे छोटे ऑफेंस है जिसमें 3 साल की सजा है, 5 साल की सजा है, वो सारी चीज में आप प्ली बार्गेनिंग का यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग का, उसको लाने के लिए इनिशियल व्यूज जो थे कोर्ट्स के वो बहुत ही
कंकरेंट व्यूज नहीं थे, क्योंकि कोर्ट को लगता था कि अगर प्ली बार्गेनिंग होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है उसका इंफ्रिंजमेंट होगा। पर जैसे जैसे कोर्ट्स में केसेस बढ़ते गए, जैसे जैसे ऑफेंसेस बढ़ते गए, वैसे वैसे कोर्ट्स को रियलाइज होने लगा कि अगर छोटे मोटे जो केसेस है, चोरी के केसेस है या कोई वर्बल एब्यूज के केसेस है, अगर वो सारे केसेस में हम लोग प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट लाते हैं तो दैट विल बी लाइक बून ऑन अ जुडिशरी। तो क्या है कि जो दूसरे केसेस है हाई मैग्निटी के, वो केसेस को चलाने में या उनको डील करने में कोर्ट को ज्यादा अच्छा टाइम मिलेगा, एंड देयर विल बी प्रोबेबली अ प्रूडेंटिव जस्टिस टू एक्यूज एंड टू द विक्टिम। तो एक ये चीज भी है प्ली बार्गेनिंग में। तो सर मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ये कि प्ली बार्गेनिंग में जो पनिशमेंट होता है, मतलब जैसे अपन बेसिकली क्या प्ली बार्गेनिंग इसलिए किया जाता है कि जो पनिशमेंट है वो उसका ड्यूरेशन कम हो जाए, ठीक है। तो इसमें यस, इम्प्रिजनमेंट का जितना जो होता है उसका सेट ऑफ का कोई प्रोविजन है? मान लीजिए कि जैसे कि एक्यूज इतने टाइम तक जो है उसमें कस्टडी में रहा, तो उसको सेट ऑफ होता है क्या वो एट द मोमेंट ऑफ उसके डिसाइड होने के बाद में, ऐसा कोई प्रोविजन है? हाँ, प्ली बार्गेनिंग में ऐसा भी है कि एक तो है प्रोबेशन एक्ट है, और दूसरा है दी गुड कंडक्ट एंड गुड मोरल ऑफ एक्यूज। अगर अभियुक्त है जो उसका बिहेवियर अच्छा है या उसका कंडक्ट अच्छा है जेल इम्प्रिजनमेंट में, तो वो एक चीज भी कैलकुलेट कर की जाती है प्ली बार्गेनिंग के लिए एट द सब्सिक्वेंट स्टेज, नॉट एट द स्टेज व्हेन प्ली बार्गेनिंग इज डन। जो प्रोबेशन एक्ट है उसमें भी ये चीज लिखी हुई है कि अगर जो एक्यूज है उसका कंडक्ट अच्छा है, वो कोर्ट को एश्योरेंस देता है, या तो जेल सुप्रिटेंडेंट का ऐसा अच्छा रिपोर्ट आता है कि भाई नाउ ही इज गुड और उसका अभी तक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, तो ये भी एक चीज कोर्ट कंसीडर कर सकती है फॉर द एट द टाइम ऑफ प्ली बार्गेनिंग। ओके सर। सो बेसिक यस। बेसिक ये थ्योरी जो है इस चीज में काम करती है। सो हाँ जी। मेरा सर इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्री बार्गेनिंग में जजमेंट दिया जाता है? यानी जैसे नॉर्मली जैसे जब कोर्ट डिसाइड करती है तो जजमेंट डिलीवर करती है, तो प्री बार्गेनिंग में सेम ही चीज अप्लाई होती है, सेम ही प्रोसेस अप्लाई होता है? प्ली बार्गेनिंग में मैडम ऐसा होता है कि पहले एक्यूज को पूरा ये जो कंसेप्ट है उसका अंडरस्टैंडिंग होता है, पहले कोर्ट उसको समझाती है कि व्हाट इज प्ली बार्गेनिंग। जैसे मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए, सीनियर सिविल जज के जेडी डिवीजन के कोर्ट्स हो गए, वहां पे एक्यूज को पहले हाजिर किया जाता है, उसकी पेशी होती है, फिर उसमें नोटिस निकालता है कंप्लेनेंट को, और कंप्लेनेंट को नोटिस निकालते हैं, फिर कंप्लेनेंट को भी बुलाते हैं कोर्ट में कि भाई ऐसी ऐसी चीज है और एक्यूज ही वांट्स टू गो फॉर अ प्ली बार्गेनिंग। तो अगर आपके बीच में कुछ सेटलमेंट हो रहा है या ऐसा कुछ मीडिएशन हो रहा है तो इट विल बी गुड। उसको एमएसडी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड एज एमएसडी। तो एक्यूज को पूरा ये समझाया जाता है कि जैसे किसी ऑफेंस में फाइन हो गया कि आप 500 रुपए भर दो, 1000 रुपए भर दो, आपका पूरा केस निकल जाएगा। अगर आप सेक्शन 108 देखोगे, कस्टम, मैंने अभी आपको बताया आईपीसी का, और दूसरा एक कस्टम्स एक्ट का भी सेक्शन है, सेक्शन 72। अगर उसमें आप दोनों को कोजॉइंटली रीड करोगे तो इसमें फाइन है। अभी वो फाइन की सजा 500 या 1000 रुपए होती है एज पर द क्रिमिनल लॉ। कस्टम्स एक्ट का पूरा चैनलाइजेशन पूरा अलग होता है, उसमें जो भी डिमांड निकलती है, ड्यूटी डिमांड निकलती है, वो अलग होती है, पर एज पर द क्रिमिनल लॉ उसका फाइन 500 या 1000 रुपए होता है। तो उसकी पूरी एक्यूज को ब्रीफ डिस्कशन होता है कि भी अगर आपको अभी ऑफेंस कबूल कर देना है, अभी आपको गुनाह कबूल कर देना है, तो आप 500 रुपए भरो या 1000 रुपए भरो और आप निकल लो, आपको पूरा ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है। पर अगर एक्यूज को भी कभी होता है ऐसा कि नहीं, मुझे आई डोंट वांट टू प्लीड गिल्टी, और या तो फिर मुझे प्ली बार्गेनिंग नहीं करना, मुझे पूरा केस चलाना है, क्योंकि प्ली बार्गेनिंग कर दिया तो उसके साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं कि एक्यूज का एंटीसीडेंट रहेगा, आगे जाके ऐसा रहेगा कि उसने गुनाह किया है और उसमें उसने फाइन पे किया है। तो एक ये उसकी डार्क साइड है कि प्ली बार्गेनिंग अगर आप करते हो तो विदाउट ट्रायल यू आर एन एक्यूज, दो यू आर एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट ने आपको जमानत दे दी है, कोर्ट ने आपको जो भी है वो ऑफेंस है रिहा कर दिया, पर आपके ऊपर एक वो इंजाम है कि भी आपने ये चीज की, कि आपने ये ऑफेंस किया है। तो ये पूरी चीज होती है। ओके सर। सो जब पनिशमेंट की ही बात चल रही है तो मेरा जो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि आफ्टर प्ली बार्गेनिंग
होने के बाद में सर क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, या बेसिकली जो पनिशमेंट का जो कॉन्सेप्ट है प्ली बार्गेनिंग में वो क्या है? क्योंकि नॉर्मल पनिशमेंट अगर होगा तो प्ली बार्गेनिंग नहीं कहलाएगा, लेकिन जब प्ली बार्गेनिंग में हम काउंट ही कर रहे हैं तो एट द मोमेंट ऑफ पनिशमेंट वो क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि व्यूअर्स, हमारे जो व्यूअर्स है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज होगी, तो ये चीज भी यहाँ क्लियर होनी ओके, चाहिए। सी प्ली बार्गेनिंग में जैसे मैंने बोला कि 5 इयर्स है, 3 इयर्स है, 2 इयर्स है, वैसी सजा होती है ऑफेंस की। ज्यादा बड़े ऑफेंस में प्ली बार्गेनिंग नहीं किया जा सकता। तो इसमें बेसिकली कोर्ट का यही है कि दो थियरी होती है पनिशमेंट की। एक तो डेटरेंट थियरी होती है, और एक जो दूसरी थियरी होती है वो है रिहेबिलिटेशन थियरी होती है, जिसमें डेटरेंट थियरी में ऐसा होता है कि भी एक्यूज को आप सजा ही दो, उसको आप कोई फाइन नहीं पे करवाओ, या उसको किसी भी तरीके से आप शॉर्टकट में उसको छोड़ो मत, उसको थोड़ी मिनिमम से मिनिमम सजा दो उसको, जितना हो सके उतना। ऑपोजिटली रिहेबिलिटेशन थियरी है, उसमें ऐसा होता है कि एक्यूज को भले ही सजा मिलती है, लेकिन उसमें जो सजा देने का पर्पस होता है वो होता है कि आगे जाके वो एक अच्छा इंसान बन सके, उसका जो गुड मोरल है वो कंट्री के सामने या वो पीपल के सामने आ सके। तो प्ली बार्गेनिंग में बेसिकली जो भी सजा होती है, समझ लो 5 साल की सजा है तो उसको कम करके 3 साल की सजा कर लेते हैं, या तो फिर मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि कोर्ट सजा को खारिज कर देती है, पर उसको थोड़ा फाइन भरना पड़ता है। सजा का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइड में चला जाता है, पर उसके बिहाफ पे या उसके अगेंस्ट उनको फाइन भरना पड़ता है एक्यूज को। तो एक ये चीज होती है। तो सर ये फाइन क्या एक्यूज एज ए कंपनसेशन पे करता है? यानी फाइन को अगर हम रिलेट करें तो कंपनसेशन से रिलेट कर सकते हैं इसमें? सी कंपेंसेशन से रिलेट कर सकते हो, पर एट द सेम टाइम कंपेंसेशन जो है वो कोर्ट देती है। मतलब ऑफ कोर्स एक्यूज ही पे करता है, पर कोर्ट का ऑर्डर करना पड़ता है कि भी विक्टिम को इतना कंपेंसेशन दिया जाता है, समझो। तो ये चीज होती है। बाकी कई कई ऑफेंस में तो ऐसा है कि जैसे 1000-1500 का फाइन हो गया तो वो कोर्ट बोलती है कि भी आप कोर्ट की रजिस्ट्री में पे कर दो, कोर्ट ऑर्डर कर देगी। जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ आपने कोई क्राइम किया, या कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ आपने कोई क्राइम किया, तो उस चीज में कोर्ट ऐसा बोलती है कि भी आप 1000 या 1500 या 2000 का फाइन कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करवा दो, कोर्ट आपको छोड़ देगी। अल्टीमेटली वो पैसा जाता है विक्टिम को ही जाता है, या जो सामने वाली पार्टी के है उनको ही जाता है, बिकॉज ये क्रिमिनल ऑफेंस है। पर कोर्ट का जो इनिशियल डायरेक्शन होता है ऑर्डर के लिए वो ऐसा ही होता है कि भी आप पहले कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करो, उसके बाद जो वो रकम है वो कोर्ट डिस्ट्रीब्यूट करती है विक्टिम को। तो ये चीज ओके रहती है। सर। ओके सर। तो सर जो इसमें मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी इसी क्वेश्चन में एक मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत बार दिमाग में जो है लोगों की ये चीज रहती है कि प्ली बार्गेनिंग के बाद में, या प्ली बार्गेनिंग का पूरा प्रोसेस होने के बाद में जो है एक्यूज को 1/4 पनिशमेंट दिया जाता है, यानी जो पनिशमेंट है उसका 1/4 पनिशमेंट दिया जाएगा। कहने का मतलब ये हाँ, हो गया कि एक तरीके से जो इसमें कहीं ना कहीं इस चीज का मिसयूज हो रहा है, तो ये 1/4 पनिशमेंट देने का कॉन्सेप्ट कहाँ तक सही है? क्या सच में 1/4 पनिशमेंट दिया जाता है जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसका? सी ये जो है, जैसे मैंने आपको इनिशियली मैं बताया था कि कोर्ट्स ने ये जो प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है, या कोर्ट्स तो नहीं बोलूंगा, लेजिस्लेचर है क्योंकि वो ड्राफ्ट करता है पूरा लॉ, तो ये इसका कंसेप्ट यही था कि जो छोटे मोटे केसेस है उसको लेके कोर्ट बर्डन ना हो, और रिस्पेक्टिव जो भी पार्टीज हो, लिटिगेंट्स हो, उनको भी इतनी परेशानी ना हो। लेकिन 1/4 जो भी है परसेंटेज, मतलब 25% एक्यूज को सजा मिलती है, वो चीज एक तरीके से देखने जाए तो वो चीज सही है। क्योंकि रीजन बीइंग मैं आपको बताऊं कि अभी कितने ऐसे बहुत हीनियस ऑफेंसेस है जिनके ट्रायल 5 साल 10 साल तक भी अभी पेंडिंग है, और कोर्ट्स में बहुत सारे बर्डन है ऐसे। तो अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करें, प्ली बार्गेनिंग वाले ऑफेंस को देखें तो उसमें आप समझो सजा 3 साल 5 साल की होती है। अगर वो ऑफेंसेस देखें तो उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, वहां तक की सजा होती है। तो अगर दोनों को हम लोग कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स जो दूसरे जो ऑफेंसेस है उसमें कोर्ट को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट इज अ वेरी राइट कंसेप्ट, दो contrary view was taken by the courts initially, but उसके बाद रिसेंटली जो जजमेंट्स आए हैं कोर्ट्स के, that is also favoring the concept of plea bargaining.
तो सर क्या आपके अकॉर्डिंग मतलब कि अगर प्री बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट देखा जाए तो कहीं जो एक लोगों के माइंड में जो माइंड सेट इन दिनों हो गया है कि प्री बार्गेनिंग तो एक तरीके से जो पैसे से जो लोग बहुत ज्यादा फ्लरिश हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है कि बस आपने अमाउंट पे किया, एक लमसम अमाउंट पे किया एंड आप अपनी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है उससे बच गए। तो इज इट ट्रू? हाँ, अगर ऑफेंसेस में जो पेनल्टी है या कोई फाइन है, तो अगर वो पे कर देते हो और अगर आप रिहा हो जाते हो तो वो एक अलग चीज है। पर इसमें कोर्ट्स दूसरी चीज ये देखती है कि एक्यूज के जो है वो एंटेसिडेंट्स कितने हैं, बिकॉज एंटेसिडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दी क्रिमिनल लॉ। अगर आप एक ऑफेंस करते हो तो ठीक है, कोर्ट आपके फेवर में व्यू ले सकते हैं कि भी फर्स्ट ऑफेंस है आपका। पर अगर आप सब्सिक्वेंटली ऑफेंस करते ही जाते हो विद इन स्पान ऑफ 2-3 मंथ्स और 1-2 साल में आप हैबिचुअल ऑफेंडर अगर हो, तो कोर्ट विल नॉट टेक योर प्ली ऑफ प्ली बार्गेनिंग, कोर्ट विल नॉट कंसिडर दैट प्ली। तो ऐसा नहीं है, अगर आपने एक बार ऑफेंस किया तो आप एक बार फाइन पे करके या एक बार आपको थोड़ी कम सजा होगी, आप छूट सकते हो। पर फिर अगर आप ऐसा सोचो कि मैं हैबिचुअली ऑफेंडर बन जाऊंगा और हैबिचुअली मैं ऐसा कर दूंगा, तो वैसा कोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपके रिकॉर्ड जो है वो तुरंत बोलेंगे कि आपने इतने इतने पास में क्राइम्स किए हैं। तो कोर्ट विल टेक फिर थोड़ा हार्श व्यू लेगी कोर्ट इस चीज को लेके। एग्जैक्टली सर, कहीं ना कहीं ये चीज काफी डीपली जाके ये चीज क्लियर हुई है। ओके सर। हाँ। तो सर इसमें मेरा जो और नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी। ओके सर, इसमें जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है और जिसका आंसर मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अच्छे से जो है आई मीन डीपली जाके जो है एक्सप्लेन करें कि प्री बार्गेनिंग फाइनल होने के बाद में जब उसका जजमेंट जो है वो होने के डिलीवर होने के बाद में क्या उसकी कोई अपील, क्या उसकी कोई रिवीजन या किसी भी तरीके का अपर कोर्ट में जाने का कोई कॉन्सेप्ट है? सी प्ली बार्गेनिंग जो होता है वो एक्यूज की सम्मति से ही होता है, फर्स्ट थिंग। तो इट इज नॉट कि भी एक्यूज के जो है मतलब उसके इंटेंशंस के या उसकी माइंडसेट के अलावा हो रहा है। बिकॉज इसमें ऐसे दो जजमेंट्स में आपको इसका पूरा जुडिशियल मैकेनिज्म समझाता हूँ कि इसमें ऐसा होता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, और आप हाई कोर्ट्स में 226 227 में रिट फाइल कर सकते हो अगर आपको चैलेंज करना है प्ली बार्गेनिंग का जो जजमेंट है वो। आप इस पे अपील फाइल नहीं कर सकते हो, आप इस पे रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हो, क्योंकि 226 227 का अगर आप कंसेप्ट देखो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो दैट इज बेसिकली दी फंड जो हाई कोर्ट में आप रीड कर सकते हो। रीड का भी दो चीज है कि अगर आप आपके राइट्स या आपके प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायोलेट हुए हैं, उस चीज में आप हाई कोर्ट जा सकते हो 226 227 में। आप केस के मेरिट्स को लेके नहीं जा सकते कि भी केस में मुझे ट्रायल नहीं चलाने दिया या केस में मुझे जज ने मेरे खिलाफ आर्ग्यू मतलब वो कर दिया, फाइन रेज कर दिया, उसका जजमेंट दे दिया। आप वैसी प्ली लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर ये चीज है, अगर एक्यूज ये प्रूव कर दे कि प्ली बार्गेनिंग जो हुई है वो मेरी कंसेंट से नहीं हुई है, वो किसी और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन से हुई है, या कोई कोई अलग अलग फैक्टर्स जो है वो इसमें काम करते हैं, पर मेरी कंसेंट नहीं थी प्ली बार्गेनिंग को लेके, तो उस केस में फिर हाई कोर्ट है वो इंटरफियर करती है ये मैटर्स में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट करती है मैटर्स में अंडर आर्टिकल 32। तो ये चीज है कि आप अपील और रिवीजन फाइल नहीं कर सकते हो। आप 226 227 में हाई कोर्ट जा सकते हो और आप 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर बेसिकली और आपके सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वायोलेट हुए हैं तो। और दूसरी चीज की अगर प्ली बार्गेनिंग गलत तरीके से हुआ है तो आपकी कंसेंट से नहीं हुआ है तो ये चीज है। तो सर जो 136 है, आर्टिकल 136 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, एसएलपी जो है वो क्या अप्लाई होता है? क्या हम एसएलपी में जा सकते हैं 136 में? स्पेशल लीव पिटीशन आप कर सकते हो, क्योंकि स्पेशल लीव पिटीशन जब आपका एडमिट होता है समझो, तभी आपका आर्टिकल 32 का पिटीशन है वो चलने पे आता है। तो स्पेशल लीव पिटीशन इज द फर्स्ट स्टेप एडमिशन के लिए। उसके बाद अगर आपका वो अगर एडमिट कोर्ट को लगा कि नहीं सही में ये केस बनता है, तो फिर कोर्ट इसको आगे लेके जाएगा। बिल्कुल सर, यानी कि बस ये जो बेयर मिनिमम चीजें जो हैं, ये जो बेयर मिनिमम जो प्रोविजंस हैं यही जो है इसमें अप्लाई होंगे। हाँ, मिनिमम प्रोविजन ये है कि कोर्ट इसमें ये दो ही चीज देखेगी कि और काफी सारे जजमेंट्स ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, जिसमें बहुत सारी बार बात मतलब ऐसी हुई है कि
जो प्ली बार्गेनिंग है वो एक्यूज के उस कंसेंट से नहीं हुआ था। एक्यूज को समझाया कुछ और गया था, एक्यूज को ये समझाया गया था कि भी आपसे आपके ऊपर से पूरी सजा हट जाएगी, एक्यूज को ये समझाया गया था। और वो चीज को लेके एक्यूज ने प्ली बार्गेनिंग का किया था, कंसेंट दिया था कोर्ट को कि ठीक है मुझे प्ली बार्गेनिंग करना है। पर जो जब जजमेंट आया, जब ऑर्डर पास हुआ, तब उसमें ये लिखा गया था कि भाई आपको XYZ अमाउंट पे करना है, आपको पनिशमेंट इतनी दी जा रही है। तो वो लेके एक्यूज ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का ऑर्डर कॉशन सेट असाइड किया। और जो है वो, और फिर जज को बोला कि आप ट्रायल चलाओ इसकी, अभी आप प्ली बार्गेनिंग मत करो मजिस्ट्रेट कोर्ट को। तो ऐसे भी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के। जी सर। तो सर इसी प्री बार्गेनिंग के टॉपिक पे जो मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाँ जी। वो क्वेश्चन ये है कि सर प्री बार्गेनिंग का जो प्रोसेस है, इसको कैसे इसका हाँ, निपटारा कैसे होगा, किस तरीके से जो है इसका डिस्पोजल किया जाएगा प्री बार्गेनिंग का, क्या इसका प्रोसेस रहेगा? प्ली बार्गेनिंग का मैडम जो प्रोसेस है वो यही रहेगा कि पहले तो एक्यूज की पेशी होगी कोर्ट में, उसका फिर जो है वो कंप्लेनेंट को भी कोर्ट नोटिस निकालेगा कि भी ऐसे जो ऑफेंस है जिसमें आपने कंप्लेंट लिखवाई थी वो मैटर अभी कोर्ट में आ गई है, उसमें एफआईआर तो फाइल हो ही गई है, 173 का जो चार्जशीट रिपोर्ट है वो भी फाइल हो गया है। या तो फिर मैजिस्ट्रेट ने 204 202 में कॉग्निजेंस ले लिया है आफ्टर इश्यूएंस ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि इसमें दो चीज है कि कई कई बार ऐसा होता है कि आप पुलिस एफआईआर या चार्जशीट फाइल नहीं करती, तो उस केस में प्राइवेट ऑफेंस होते हैं, तो उसमें मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और आफ्टर इश्यूएंस ऑफ समन्स। तो जब समन्स इश्यू होता है तब जो है समन्स में भी लिखा जाता है कि भाई प्लीज अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड इफ यू आर विलिंग टू डू एनी मीडिएशन और कंसिलिएशन देन कोर्ट विल गिव यू अ चांस। तो वो हो गया प्राइवेट कंप्लेंट का। जो केसेस में एफआईआर और चार्जशीट फाइल हुई है उस केस में कोर्ट उनको नोटिस देता है और वो पुलिस स्टेशन थ्रू सर्व होता है एक्यूज को, इफ द एक्यूज इज नॉट बिहाइंड द बार्स। अगर वो बिहाइंड द बार्स है तो फिर उसको थ्रू जुडिशियल कस्टडी, जो भी जेल सुप्रिटेंडेंट है उसके थ्रू सर्व होगा और एक्यूज की पेशी होती है। सब्सिक्वेंटली कंप्लेनेंट की भी पेशी होती है और कंप्लेनेंट को भी समझाया जाता है कि भी ऐसे प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट है और दोनों को चांस दिया जाता है कि वो एक दूसरे के साथ बात करे, वो एक दूसरे के साथ जो भी सेटलमेंट करना है वो सेटलमेंट करे और फिर कोर्ट को बताए। और कोर्ट दूसरे या सारे चीज रिलेवेंट फैक्टर्स ये है कि कोर्ट समझाती है अभियुक्त को कि भी आपको अगर इसमें प्ली बार्गेनिंग करते हो तो एज पर सो एंड सो सेक्शंस ऑफ आईपीसी और एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट आपको इतना हम लोग लेसर सेंटेंस दे सकते हैं या आपको हम लोग इतनी राहत दिलवा सकते हैं। तो वैसे कोर्ट इनको समझाती है पूरा। उसके बाद पूरा एक एप्लीकेशन होता है जो एक्यूज को सबमिट करना पड़ता है कोर्ट में। इट इज नॉट कि कोर्ट ने ओरली कह दिया और एक्यूज ने ओरली बोल दिया और सब कुछ हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। प्ली बार्गेनिंग का पूरा एक एप्लीकेशन होता है जिसमें एक्यूज का नाम होता है, नेचर ऑफ द ऑफेंस होता है, प्ली बार्गेनिंग उसको करना है कि नहीं करना है, अगर करना है तो उसके सर्कमस्टेंसेस क्या रहेंगे, अगर नहीं करना है तो उसको क्या फेस करना रहेगा, मतलब पूरा ट्रायल फेस करना रहेगा। वैसा एक पूरा एप्लीकेशन होता है और वो एप्लीकेशन जज के पास जाता है और फिर कोर्ट है जो वो कोर्ट जो है वो उसको कंसीडर करती है कि भाई इस केस में प्ली बार्गेनिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है। बिकॉज एसेंशियली क्वेश्चन यही आता है कि अगर लेडीज के ऊपर, अगर फीमेल के ऊपर कोई हीनियस ऑफेंसेस है तो उस केस में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। तो वो उसका प्री रिक्विजिट है बेसिकली। सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस है तो उसमें भी नहीं हो सकती है बिकॉज दैट इज अ लॉस टू गवर्नमेंट एक्सचेकर। अगर बहुत बड़ा लॉस है तो नहीं हो सकता है, अगर थोड़ा कम लॉस है ऐसा कुछ है कंपेंसेशन में, अगर उसको खत्म कर सकते हैं तो कोर्ट फिर उसको इजाजत देती है एक्यूज को कि भी हाँ आप करो। और उसके बाद उसकी जो पूरी एप्लीकेशन होती है वो थरली कोर्ट चेक करती है और कोर्ट को लगता है एज पर आर्टिकल चैप्टर 21A ऑफ सीआरपीसी इट इज इन अकॉर्डेंस विथ 21A ऑफ सीआरपीसी, उसके बाद ही कोर्ट पूरा जो है ऑर्डर और जजमेंट पास करती है और प्ली बार्गेनिंग का जो बेनिफिट है वो एक्यूज को देती है। तो ये पूरा होता है इसका सिस्टम प्ली बार्गेनिंग। ओके सर, काफी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सारी चीजों को।
और सर इसमें जो मेरा लास्ट आपसे जो एक और जो मेरा क्वेश्चन है कि आप कानून गुरुज के साथ में काफी लंबे टाइम से एसोसिएट हैं, तो मैं आपका हाँ। एक्सपीरियंसेस जानना चाहूंगी कि कैसा अब तक का आपका एक्सपीरियंस रहा है और क्या आपके व्यूज हैं रिगार्डिंग कानून गुरुज, और क्या आप हमारे नहीं व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कानून गुरुज के बारे में? नहीं, ऑफ कोर्स कानून गुरु इज वेरी हेल्पफुल टू मी। मैं भले ही इसका पेड मेंबर नहीं हूँ, बट काफी सारे, जैसे मेरा नाम श्रीराज डी शाह है, तो काफी सारे लोग का मुझे कॉल भी आया है कि भी आपका कानून गुरु पे एक वेबसाइट बना है या आपका नाम दिख रहा है। हम लोग अगर श्रीराज डी शाह के नाम से सर्च करते हैं तो पहला जो टैब निकलता है कंप्यूटर में, तो वो कानून गुरु का निकलता है। तो व्हाट इज दिस कानून गुरु, और इसका क्या जो क्या उसका बेसिकली मोटो है, और क्या लीगल फील्ड में कैसे आपको हेल्प करता है। तो इट इज वेरी हेल्पफुल साइट। और इसमें जो स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कानून गुरु में ऑफ एन इंडिविजुअल एडवोकेट की भी, व्हाट इज ही प्रैक्टिसिंग, कितने साल से प्रैक्टिस कर रहा है, क्या उसकी कंसल्टेशन फीस है। तो एक वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप ओपनली बाइफरकेट कर देते हो कि भी इतना इतना होगा। फिर ऐसा नहीं होता कि भी एडवोकेट को फोन करो और वो कुछ और चीज बोले और साइट पे कुछ और चीज लिखी हो। तो कानून गुरु का ये मुझे बहुत बेनिफिट लग रहा है। और ये जो वीडियोस हम लोग बना रहे हैं कानून गुरु की साइट से, तो दैट विल बी आल्सो हेल्पफुल टू द जनरल मासेस। जो हमारे व्यूअर्स होंगे उनको बेसिकली पता चल पाएगा कि जो पूरा क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है या कोई भी लॉ है वो कैसे चलता है और वो कैसे कोर्ट्स में अप्लाई होता है, रादर देन गोइंग टू द स्टैट्यूट। क्योंकि ये पूरा स्पेशल सब्जेक्ट है लॉ, जिस जो एडवोकेट्स को और जुडिशियल पीपल को ही पता चलता है। बट ये एक साइड ऐसा है कानून गुरु का जो दूसरे मासेज और जनरल पब्लिक को भी कोरिलेट करता है इन सब चीजों से, और उनको भी बेसिकली पता चलता है कि हमारे बेसिक राइट्स क्या है। तो ये चीज से मुझे, मैं बहुत अच्छा है कानून गुरु का, मतलब मैं इस चीज की तारीफ करना चाहूंगा। सर काफी अच्छे व्यूज हैं आपके और काफी अच्छा लगा आपके व्यूज को सुन के। और सर आज आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जो है टाइम स्पेयर किया कानून गुरुज के लिए, उसके लिए आपको थैंक यू सो मच। नहीं, ऑल प्लेजर ऑफ माइंड। और बस मुझे मेरे से होगा उतना मैं जनरल पब्लिक को ऐसे अवेयर करता रहूंगा कानून गुरु पे। और बस थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू सर।